नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अब से ठीक एक साल के बाद 2027 के फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जब चुनाव होना है तो वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें आप देख रहे हैं कि हर राजनीतिक दल के अंदर उहापोह की स्थिति है। फिर से एक बार राजनीति में जातीय समीकरण करे जा रहे हैं, मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ब्राह्मण और ठाकुर के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के बढ़ते प्रभाव से अखिलेश यादव के माथे पर भी बल पड़े हुए हैं। वैसे ही जैसे AIMIM ने बिहार में RJD की को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, जैसे महाराष्ट्र में विशेषकर मुंबई में की बात मैं करूं मित्रों, तो मुंबई में वहां देखेंगे तो समाजवादी पार्टी एक ताकत के रूप में धीरे धीरे उसकी स्थिति एक सीमित दायरे में कहेंगे आप, विशेषकर मुस्लिम मतदाताओं के बीच समाजवादी पार्टी अबू हसन आजमी जैसे चेहरे एक बड़ा रोल, बड़ी भूमिका अदा किया करती थी। तो जो भूमिका वहां अबू हसन आजमी और समाजवादी पार्टी अदा किया करती थी, उस भूमिका पर महाराष्ट्र में AIMIM का कब्जा हो चुका है। और कब्जा ही नहीं हुआ है, बल्कि समाजवादी पार्टी तो आप कह सकते हैं कि एक डबरे के बैंक की तरह थी। केवल मुंबई के कुछ इलाकों में समाजवादी पार्टी का प्रभाव हुआ करता था। वहीं AIMIM का प्रभाव आप इस बात से केवल अनुमान लगाइए कि पिछले बार 29 महानगर पालिका जो मुंबई में जिसका चुनाव हुआ अभी 14 जनवरी को, जिसका 15 को परिणाम आया है, आप देखिए कि उसमें क्या हुआ है कि उसमें पिछली बार लगभग 50 मात्र कॉरपोरेटर्स चुने गए थे AIMIM के, और इस बार 125 का आंकड़ा है। जब AIMIM का 125 के आसपास जो है कॉरपोरेटर्स चुने गए हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि महाराष्ट्र में थी। बिहार विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि किस प्रकार से 5 माने NDA की लहर में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। 202 सीटें बीजेपी और NDA ने जीता बिहार विधानसभा चुनाव में। RJD 25 पर सिमट गई, कांग्रेस मात्र 6 सीट जीत सकी। वहीं AIMIM ने अपने 5 सीट बरकरार रखे। उस स्थिति में जब पिछली बार जीते हुए 5 विधायकों में से 4 विधायकों को RJD ने तोड़ लिया था, उसके बावजूद फिर से AIMIM ने अपने उन 5 विधानसभा सीट पर कब्जा किया, जहां के विधायक टूटकर चले गए थे RJD के साथ। और दोबारा जीत से यह बात साबित हुआ कि सीमांचल के उन 5 विधानसभा सीटों पर जो जीत हुई थी पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM की, वो जीत व्यक्ति उम्मीदवार के कारण नहीं था, बल्कि AIMIM के कारण था, असदुद्दीन ओवैसी के कारण था। वैसा ही परिणाम कुछ महाराष्ट्र में निकल कर आया, या कहिए महाराष्ट्र में पिछले चुनावों से ज्यादा बेहतर परिणाम निकल कर आया। अब उसके बाद दिल की धड़कन बढ़ी हुई है ममता बनर्जी की भी। लेकिन आज चूंकि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति का मित्रों, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और घटना घट रही है। ठीक है, एक तरफ अखिलेश यादव की बेचैनी है, एक दांव चला है, जैसे बिहार में दांव चला था ओवैसी ने कि सीटें मांगी 6 RJD से कि आप मुझे 6 सीट दे दीजिए, गठबंधन में हम रहेंगे, एक साथ लड़कर बीजेपी को रोकेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव तैयार नहीं हुए। अब वही दांव एक तरफ ओवैसी ने चला है उत्तर प्रदेश में, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, आप देखिएगा उसको। तो ओवैसी का दांव कि आप हमें 10-12 सीटें दीजिए, हम आपके साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने वैसे ही मना कर दिया उत्तर प्रदेश में, जैसे तेजस्वी यादव ने बिहार में मना किया। अब ओवैसी किधर जा रहे हैं ये समझिए। ओवैसी जा रहे हैं नगीना के सांसद भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ गठबंधन की चर्चा AIMIM की चल रही है पर्दे के पीछे। और पर्दे के पीछे जो ये गठबंधन की बात चल रही है, उसकी पृष्ठभूमि है
जून 2025 में चंद्रशेखर रावण का वह बयान। आप देखिए बने जो खेल हो रहा है उस खेल से अखिलेश यादव और राहुल गांधी कितने परेशान होंगे, ये बात आप समझने का प्रयास कीजिए। आज से 6 महीना पहले 2 जून 2025 लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर, चीफ भी हैं, चंद्रशेखर ने लखनऊ में मुस्लिम समुदाय से एकजुट होने की अपील की और कहा कि कब तक ठगे जाते रहोगे मियां, आ जाओ हमारे साथ। तो क्या चंद्रशेखर रावण के इस आह्वान पर ओवैसी चंद्रशेखर रावण के साथ जा रहे हैं? एक दूसरा, ओवैसी क्या कहते हैं? आप अगर ओवैसी की भाषण को सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए, टीवी डिबेट्स में आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी का क्या मिलता है कॉमन। एक तरफ मुसलमान, दूसरी तरफ ओवैसी किसकी बात करते हैं? दलितों की। मुसलमान के साथ किसकी बात करते हैं? दलित की। उत्तर प्रदेश में मुसलमान की आबादी कितनी है? 20%। दलितों की आबादी कितनी है? लगभग 20%, 40%। सबसे बड़ी आबादी यादवों की आबादी। जो बातें ओवैसी बिहार में कहा करते थे कि 14% यादव जाति के लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुसलमान वोट करता है, बदले में मुसलमान को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, बदले में मुसलमान दरी बिछाता है। वही सवाल उत्तर प्रदेश में ओवैसी कहते हैं एक कि वहां तो और 7 से 8% यादव हैं उत्तर प्रदेश में। बिहार में तो 14% यादव हैं, उत्तर प्रदेश में, यूपी में तो मात्र 7 से 8% यादव हैं और मुसलमान 20% है। तो एक सवाल है। दूसरा है, आप लगातार सुनेंगे हर कार्यक्रम में ओवैसी को, अपने तकरीर की शुरुआत ओवैसी करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से। सच है या गलत है कि बाबा साहब भीमराव के संविधान से चर्चा की शुरुआत करते हैं, तकरीर की शुरुआत करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हैं। निशाने पर दलित समाज है। निशाने पर कौन है? दलित। क्योंकि ओवैसी को पता है कि जितने भी जातियां हैं हिंदू समाज के अंदर जितने भी जाति और वर्ग हैं, उनमें सबसे आसानी से अगर वो किसी को अपने साथ ला सकते हैं तो वो समाज है दलित। उनको लगता है, अब आता है या नहीं आता है मैं अलग, उसका एक विषय है। तो और ये आया है, पहले भी इतिहास है। इतिहास में सबसे पहली बार सबसे बड़ी संख्या में मुसलमानों के साथ दलित गए थे पश्चिम बंगाल में। बंगाल के विभाजन के दौरान याद होगा, जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो जिस प्रकार से पश्चिमी भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पूजे जाते थे दलितों के बीच, वही स्थिति थी जोगेंद्र नाथ मंडल की पूर्वी भारत में, पश्चिम बंगाल में, उन दिनों बंगाल में। और जब बंगाल का विभाजन हुआ तो जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ दलित समाज के लोग मुस्लिम लीग के आह्वान पर एकदम सब के सब गए पाकिस्तान में शामिल हो गए। बाद में क्या हुआ बताने की आवश्यकता नहीं है। जोगेंद्र नाथ मंडल चूंकि कानून मंत्री थे, ताकतवर थे, सांसद थे, भागकर आ गए, लेकिन और जो बच गए वहां उनके साथ क्या हुआ बताने की आवश्यकता नहीं है। खैर वो एक अलग विषय है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण जाटव जाति से आते हैं। 20% दलितों की आबादी में अकेले 11% लगभग जाटवों की आबादी है। मायावती का ग्राफ गिरता हुआ दिख रहा है। मायावती का गिरता हुआ ग्राफ दिख रहा है। मायावती जैसे जैसे कमजोर होंगी वैसे वैसे उस जगह को भरने की क्षमता अगर किसी में है तो चंद्रशेखर आजाद रावण में है। चंद्रशेखर आजाद रावण को अगर आधे भी 50% भी जाटव समाज के लोग अगर इनके साथ आए और गैर जाटव दलितों में अगर 20% भी अगर मतदाता इनके साथ आते हैं तो लगभग माना जाता है कि 6 से 7% दलित इनके साथ आ सकते हैं। और यदि मुसलमानों के आधे वोट भी अगर ओवैसी के साथ आता है, वैसे मुसलमान वोटिंग पैटर्न अलग है,
मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न ये बताता है मित्रों कि जहां पर भी मुसलमानों को ये लगता है कि एआईएमआईएम चुनाव जीत सकती है, वहां थोक में वोट करते हैं एआईएमआईएम के पक्ष में, और जहां लगता है कि एआईएमआईएम मुकाबले में नहीं है, बीजेपी को रोकने में सक्षम नहीं है, वहां पर वो जो सेकुलर पार्टी होती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश में, या बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, या महाराष्ट्र में हमने देखा कांग्रेस पार्टी हो, या जहां लगा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को रोकने में सक्षम है, वहां मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी वोट दिया। तो मुसलमानों के लिए पहली प्राथमिकता है सीटें जीतना। तो ऐसी विधानसभा सीटें जहां पर कि मुसलमानों की आबादी खुद विधानसभा चुनाव सीट जीत लेने की होगी, वहां निश्चित रूप से मान के चलिए कि ओवैसी की पार्टी को ही मुसलमान वोट डालेंगे, कहीं कोई दो मत नहीं है। जहां मुसलमान और दलितों का मिलकर सीट निकालने की स्थिति होगी, तो अगर चंद्रशेखर रावण और ओवैसी के बीच तालमेल होता है, तो ऐसी सभी सीटें जहां दलित और मुसलमान वोट से सीट निकल सकता है, आप नोट करके रख लीजिए, मुसलमान मतदाता वैसी सीटों पर इसी गठबंधन को वोट डालेंगे। जहां पर ये दोनों गठबंधन मिलकर भी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी, वहीं पर मुस्लिम मतदाताओं का वोट अखिलेश यादव के साथ जाएगा, या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगा, या फिर उस उम्मीदवार के साथ जाएगा जो बीजेपी को रोक पाने में सक्षम होगी। और अब तक का मुसलमान वोटिंग पैटर्न यही रहा है, चाहे वो बात बिहार की करें, चाहे वो बात हम महाराष्ट्र की करें, या आने वाले चुनाव में आप देखेंगे, यहां तक कि यही वोटिंग पैटर्न में तो तेलंगाना में है। इसीलिए आपको पता होगा कि एआईएमआईएम केवल हैदराबाद में चुनाव लड़ती है, वहां तेलंगाना के अन्य क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ती। सबसे बड़ा कारण यही है कि एआईएमआईएम केवल उन्हीं विधानसभा सीटों पर पूरे तेलंगाना में चुनाव लड़ती है जहां पर कि उसे जीतने की उम्मीद होती है, और वहां भी वोट उनको वही मिलता जहां एआईएमआईएम जीतने की स्थिति में होती है। अन्यथा शेष जगहों पे पहले टीआरएस को मिला करता था, अब 2 चुनाव से कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, रेवंत रेड्डी को मिल रहा है। तो ये इतिहास है। अब इन चंद्रशेखर रावण ओवैसी की मिलने से आप अनुमान लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश में लगभग माना जाता है कि विधानसभा चुनाव में 30 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो कि मुसलमान मतदाता खुद अपने बलबूते पर चुनाव जीत सकते हैं। लगभग 30 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां मुसलमान मतदाता खुद अपने बलबूते पर चुनाव जीत सकते हैं, वहां किसी दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं है। लगभग 35% से ऊपर मुसलमानों की आबादी है लगभग 30 विधानसभा सीटों पर। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होना तय है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी, और चौथा होगा एआईएमआईएम और चंद्रशेखर रावण की पार्टी अगर गठबंधन होता है तो चतुष्कोणीय मुकाबले में आप अनुमान लगा सकते हैं कि 35% वोट, और जब गठबंधन होगा चंद्रशेखर रावण की पार्टी के साथ आजाद समाज पार्टी के साथ, तो उसका दलित वोट भी कुछ कट कर जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति में इन 30 सीटों पर सबसे भारी पड़ने वाला है ये गठबंधन। दूसरा, दलित और मुसलमान को मिलाकर अगर देखेंगे तो लगभग 35 और ऐसी सीटें हैं जहां पर कि दलित और मुसलमानों का अगर गठबंधन होकर लगभग 40% का आंकड़ा अगर प्लस कर जाए तो वो सीटें निकल सकती है। तो ऐसी स्थिति में तो 70-75 सीटों पर यह खेल हो सकता है, और 70-75 सीटों पर यह खेल भले ही चुनाव जीते या नहीं जीते, यह बात अलग है। हो सकता है इन 75 में 40 सीट ही जीत पाए भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर की पार्टी और एआईएमआईएम, संभव है। लेकिन अखिलेश यादव की हार तो 70-75 सीटों पर तय कर देगी। और अगर यह ब्लॉक गया अखिलेश यादव से, तो आप मान के चलिए कि परिणाम वही होगा जो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल 243 सदस्यों की बिहार विधानसभा में 25 पर सिमट गई, तो आप मान के चलिए कि अखिलेश यादव का आंकड़ा 50 पार नहीं करेगा।
अगर चंद्रशेखर रावण और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का गठबंधन हो गया उत्तर प्रदेश में, तो आप मान के चलिए कि अखिलेश यादव 50 का आंकड़ा पार नहीं करने वाले। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।